दोस्तों, आज आप सुनेंगे व्योमकेश बख्शी सीरीज की अगली कहानी, जिसका नाम है विपदा का संहार। निराश होकर व्योमकेश ने अखबार मेरी गोद में फेंक दिया और बड़बड़ाने लगा। कुछ नहीं, कहीं भी कुछ नहीं है। इससे तो अच्छा है प्रेस वाले अखबार के पेजों को खाली छोड़ दें, कम से कम छपाई का खर्चा तो बचेगा। मैंने हंसकर कहा, क्यों, क्या कुछ भी नहीं है अखबार में? तुम ही तो कहते हो कि दुनिया की सारी खबरें सिर्फ विज्ञापनों में होती हैं। अरे, उनमें भी कुछ नहीं है अजीत। व्यक्तिगत सूचनाओं में भी कुछ नहीं है। किसी ने विज्ञापन दिया है कि वो विधवा से शादी करना चाहता है। अब भाई, विधवा ही क्यों, जबकि कुंवारी लड़कियों की कतार लगी हुई है। जरूर उसके मन में कोई चोर बैठा है। फिर एक बीमा कंपनी बड़ा सा इश्तेहार छापती है। वो संयुक्त रूप से पति पत्नी का बीमा करेगी, और अगर किसी कारण से उनमें से किसी एक की मौत हो जाती है तो बीमे की सारी रकम जीवित साथी को मिलेगी। ये बीमा कंपनियां इंसान के जीवन को कितना तकलीफदायक बना सकती हैं, यानी आदमी शांति से मर भी नहीं पाएगा। अब इसमें तुम्हें क्या परेशानी है व्योमकेश? क्या इसमें भी तुम्हें कोई गूढ़ दोष दिखाई दे रहा है? देखो, बीमा कंपनी को प्रत्यक्ष रूप से तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन क्या ये लोगों के दिमागों में अपराध का बीज बोने जैसा नहीं है? मैं जानता था कि उससे बहस करने का कोई फायदा नहीं, इसलिए सिर्फ हंसकर रह गया। ये सर्दियों का मौसम था, क्रिसमस की छुट्टियां चल रही थीं। कलकत्ता के निवासी छुट्टियां मनाने शहर छोड़कर दूर दूर की जगहों के लिए निकल गए थे, और दूसरे शहरों के रहने वाले कलकत्ता घूमने आ गए थे। ये कहानी तब की है जब व्योमकेश का विवाह नहीं हुआ था। अपने रूटीन के अनुसार हम दोनों सुबह की चाय पर अखबार पढ़ रहे थे। 3 महीने का लंबा टाइम बिल्कुल खाली गुजरा था। खाली बैठे बैठे व्योमकेश जैसे मजबूत व्यक्ति में भी एक अजीब सी ऊब और निठल्लापन भर गया था। हर एक दिन हम लोग अखबार देखते कि शायद उसमें कुछ मिल जाए, लेकिन सब बेकार। अखबारों में जो भी भरा होता वो हमारे लिए किसी काम का नहीं था। व्योमकेश के उदास और परेशान चेहरे को देखकर कभी कभी तो मुझे उसके ऊपर तरस आने लगता था। आज सुबह भी उसके निराश चेहरे को देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। सर्दियों के मौसम में कलकत्ता सम्मेलनों और सेमिनारों का गढ़ बन जाता है। इस वर्ष भी सम्मेलनों की बाढ़ लगी हुई थी। अखबार वालों को अपने पन्ने भरने का भरपूर मसाला मिल रहा था। तरह तरह की खबरें, तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के समाचार। मैंने देखा कि इस समय कोई 6 से 7 सम्मेलन चल रहे थे। इसके अतिरिक्त दिल्ली में अखिल भारतीय साइंस कांग्रेस चल रही थी। बड़े बड़े दिग्गज वैज्ञानिक देश के कोने कोने से इकट्ठे होकर अपने भाषणों से दिल्ली के प्रदूषण को और बढ़ा रहे थे। उनकी खबरों को पढ़ने से उत्पन्न जो सेकेंड हैंड प्रदूषण मेरा दिमाग झेल रहा था, वो निश्चित रूप से मस्तिष्क पर एक खरोंच छोड़ जाएगा। मैं अक्सर सोचा करता हूँ कि हमारे वैज्ञानिक काम करने से ज्यादा बोलते क्यों हैं? वैज्ञानिक जितना बड़ा होगा उसका भाषण भी उतना ही बड़ा होगा। अगर कोई विमान या स्टीम इंजन का आविष्कार करे और फिर उसके बाद धुआंधार लेक्चर दे तो उसको सुनने की बात समझ में आती है, पर जब तुम एक कीड़ा या उसके मारने तक की दवा नहीं बना सकते तो तुम्हारी लफ्फाजी भला कौन सुनना चाहेगा? सब का सब बकवास है। साइंस कांग्रेस की खबर पढ़ते हुए एक नाम को देखकर उसमें मेरी थोड़ी दिलचस्पी पैदा हुई। नाम था कलकत्ता के विख्यात प्रोफेसर और रिसर्चर डॉक्टर देव कुमार सरकार। उन्होंने अधिवेशन में एक लंबा भाषण दिया था। भाषण तो और भी लोगों ने दिए थे, लेकिन उनके नाम पर मेरी नज़र इसलिए पड़ी कि वो हमारे पड़ोसी हैं। हमारे घर से 2 मकान छोड़कर कोने वाला मकान उनका है। हालांकि हमारी उनसे जान पहचान नहीं थी, लेकिन हम उनके बेटे हाबुल को जानते थे, जो हमारे यहाँ आया करता था। वो असल में व्योमकेश का बड़ा प्रशंसक था। 18-19 साल का लड़का हाबुल कॉलेज का छात्र था। वो आता और बड़ी ही श्रद्धा से व्योमकेश को देखता रहता। व्योमकेश भी उसे देखकर मुस्कुरा दिया करता था। कभी कभी हम उसे चाय पर भी बुलाते थे। उस समय तो उसके रोमांच का कोई अंत ही नहीं होता था। इस लिहाज से भी मेरे मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि हमारे उस युवा मित्र के पिता ने अपने भाषण में क्या कहा होगा। एक सरसरी नज़र डालकर मैंने पाया कि उन्होंने भारतीय वैज्ञानिकों को विकास में जो आर्थिक कठिनाइयां आती हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा की है। मैंने सोचा कि यदि मैं उसे जोर से पढ़कर व्योमकेश को सुनाऊं तो शायद उसके दिमाग को थोड़ी राहत पहुंचे। ये सोचकर मैं बोला, ए सुनो, हमारे हाबुल के पिता ने दिल्ली में क्या कहा है, सुनाता हूँ। इस तथ्य को स्वीकार कर लेने में हमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि कोई भी राष्ट्र वैज्ञानिक ज्ञान के बिना महान राष्ट्र नहीं बन सकता। ये आम धारणा बन गई है कि भारतीय वैज्ञानिकों में खोज और आविष्कार तथा उत्पादक रिसर्च करने की क्षमता नहीं है, और इसी को
भारत के स्वावलंबी न हो पाने का एक मुख्य कारण बताया जाता है, लेकिन ये धारणा बिल्कुल गलत है। इसका कोई आधार नहीं है और इसका सबूत है हमारा गौरवमय इतिहास। हमें ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि भारत का प्राचीन काल ज्ञान और विज्ञान में इतना वैभवपूर्ण और उन्नतशील था, जिसके सूत्रों के बल पर ही आधुनिक विज्ञान की उत्पत्ति हुई और दूर दराज के क्षेत्रों तक उसका विस्तार हुआ। आधुनिक विज्ञान के 4 प्रमुख पिलर हैं: गणित, खगोल विद्या यानी एस्ट्रोलॉजी, चिकित्सा और मूर्तिकला। इन चारों का जनक भारत ही है। फिर भी आज के युग में ये तर्क व्यर्थ ही कहा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप हमारी आविष्कार की अद्भुत क्षमता पतन की तरफ जा रही है। और ऐसा क्यों हुआ? क्या हमारी मानसिक ऊर्जा समाप्त हो गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका कारण कुछ और है, जिसने हमारी योग्यता की ऊर्जा को निष्क्रिय बना दिया है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि और ज्ञानियों को राजाओं का संरक्षण प्राप्त होता था। उनको साधनों के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ती थी। जब भी कभी उनको पैसे की जरूरत होती तो वो राजा के खजाने से उनको मिल जाता था। आर्थिक साधनों की चिंता से मुक्त रहकर ये ज्ञानी और वैज्ञानिक अपनी सारी ऊर्जा अपने रिसर्च में लगाते थे और इसी कारण उनको अपनी कोशिशों में पूरी सफलता मिलती थी। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों की दशा कैसी है? सरकारें वैज्ञानिक रिसर्च को कोई भी सपोर्ट नहीं देती हैं। समाज के जो धनी वर्ग के लोग हैं वो भी रिसर्च और शोध की योजनाओं में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते। ऐसी स्थिति में हमें सीमित साधनों में बंधकर अपना काम करना पड़ता है। थोड़े बहुत ग्रांट या फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ के आर्थिक सहयोग से जो पैसा इकट्ठा होता है उसी पर ये सारा रिसर्च आधारित रहता है और इसी कारण से हमारी काम करने की क्षमता और सफलता उसी के अनुसार नियंत्रित होती है। हमारी हालत ठीक उस चूहे की तरह है जो एक हाथी को अपनी पीठ पर नहीं ढो सकता। हम साधनों के अभाव में बड़े आविष्कार करने के लिए सक्षम नहीं रह गए हैं। इस सब के बावजूद मेरा अटूट विश्वास है कि अगर हम अपने दिमाग को पैसे की चिंता से मुक्त रखकर अपने रिसर्च में लगे रहें तो कोई कारण नहीं कि हम विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया के दूसरे देशों से पिछड़ जाएंगे। और इस बारे में हमारे वैज्ञानिक भी चुपचाप नहीं बैठे हैं। इन विपरीत हालातों के बावजूद उन्होंने अब तक जो भी रिसर्च और अनुसंधान किए हैं वो तारीफ के काबिल हैं। क्या कोई ऐसी एजेंसी है जो इन छोटे छोटे वैज्ञानिकों की लैब्स में होने वाले प्रयोगों और आविष्कारों का हिसाब रखती हो? ये ताज्जुब की बात है कि छोटी छोटी लैब्स में ही ऐसे आविष्कार हो जाते हैं जिसको देखकर सारे वैज्ञानिक हैरान रह जाते हैं और अपने आविष्कारों को दुनिया की नज़रों से बचाकर दूसरी खोजों में लग जाते हैं। वो जानते हैं कि वो अकेले हैं, उनकी सहायता के लिए कोई आने वाला नहीं है। ऐसी विचित्र हालत में किसी को अपनी खोज या आविष्कार के बारे में बताने में भी उन्हें डर लगता है, क्योंकि वो इस बात से डरते हैं कि जिस पल किसी को उनके आविष्कार के बारे में पता चला तो वो उसकी खोज का श्रेय वैज्ञानिक से छीनकर अपने आप ले जाएगा, क्योंकि दुनिया में ऐसे चोरों की कमी नहीं है। इसलिए मेरी आप लोगों से अपील है कि हमें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएं। हमारे पास शोध और रिसर्च के लिए अनलिमिटेड साधन हों और वैज्ञानिकों को उनके आविष्कारों का क्रेडिट देने की सुरक्षा सरकार की तरफ से निश्चित की जाए। हम चाहते हैं, अरे बस करो अजीत, बस करो, इतना काफ़ी है। हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें वो भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए। सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। अब मैं और ये बकवास नहीं झेल सकता। मैंने हंसते हुए कहा, इस देव कुमार बाबू का भाषण पढ़कर लगता है कि देश के ज्ञानी और विज्ञानी भी काम चोरी की प्रवृत्ति से मुक्त नहीं हैं। व्योमकेश ने कहा, हाबुल तो देखने में सीधा साधा लड़का दिखाई देता है, लेकिन फिर भी अक्लमंद है। और ये उसके पिता देव कुमार बाबू कैसे ऐसी फिजूल की बातें अपने लेक्चर में बोलते फिर रहे हैं। क्या तुम प्रोफेसर सरकार से मिले हो? मैंने पूछा। मेरे ख्याल से तो मैं नहीं मिला हूँ और मुझे उनसे मिलने की कोई इच्छा भी नहीं है, लेकिन सुना है कि उन्होंने दूसरी शादी की है। अब इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी। इतना कहकर व्योमकेश ने अपनी आंखें फिर से बंद कर लीं। घड़ी ने 8:30 बजाए। मुझे और कुछ नहीं सूझा तो मैं पुत्तीराम से एक और कप चाय बनाने के लिए कहने ही जा रहा था कि अचानक व्योमकेश आंखें खोलकर सीधा बैठ गया। मुझे सीढ़ियों से कदमों की आहट सुनाई दी है। कोई आ रहा है अजीत। ओह, ये तो हाबुल के कदमों की आहट है। लेकिन ये इस वक्त क्यों आया है? लगता है कुछ जल्दी में है। एक पल बाद ही दरवाज़ा खोलकर हाबुल तेजी से अंदर आकर बैठ गया। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। आंखों में डर था,
जैसे उसने कोई बहुत ही विभत्स घटना देखी हो। देखने में वो ज्यादा आकर्षक लड़का नहीं था। मोटी थुलथुल देह पर गोल चेहरा और हल्की घास जैसी दाढ़ी। मैंने उससे पूछा, एई हाबुल, क्या हुआ? लेकिन हाबुल पागलों की तरह व्योमकेश को देख रहा था। मेरी बात शायद उसने सुनी ही नहीं। वो धीरे से उठा और लड़खड़ाते हुए व्योमकेश के नज़दीक पहुंचा और बड़बड़ाया, व्योमकेश दा, सर्वनाश, मेरी बहन एकाएक मर गई। और फिर वो जोर जोर से रोने लगा। व्योमकेश ने उसका हाथ पकड़कर उसे कुर्सी पर बैठाया और उसे पानी पीने को दिया। हम लोगों को अब तक ये नहीं मालूम था कि उसकी कोई बहन भी है। उसने अपने परिवार के बारे में कभी कुछ नहीं बताया था। मैंने बस इतना ही सुना था कि हाबुल की माँ के मरने के बाद देव कुमार बाबू ने दूसरी शादी कर ली है और हाबुल तथा उसकी नई माँ के बीच अच्छा रिश्ता नहीं है। थोड़ी देर में कुछ शांत होने के बाद हाबुल ने बताया, पिताजी दिल्ली गए हैं और घर में मैं, मेरी बहन और मेरी माँ ही थे। आज सुबह रोज़ की तरह पढ़ने के लिए मैं ऊपर अपने कमरे में चला गया। 8 का घंटा बजने के बाद माँ की चीख सुनाई दी। मैं नीचे भागा। मैंने देखा कि माँ रसोई के बाहर खड़ी ज़ोर ज़ोर से रो रही है। मैं समझ नहीं पाया कि वो क्या कह रही है, इसलिए मैंने रसोई में घुसकर देखा कि मेरी बहन रेखा स्टोव की तरफ झुकी खड़ी है। मैंने उससे पूछा कि उसे क्या हुआ। जब उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो मैंने उसके पास जाकर उसे हिलाकर देखा तो पता लगा कि वो तो मर चुकी है। उसकी देह ठंडे पत्थर जैसी थी और हाथ पैर अकड़ गए थे। मैं क्या करूं व्योमकेश दा, पिताजी यहाँ नहीं है, इसलिए मैं आपके पास भागा भागा आया हूँ। रेखा ऐसे अचानक कैसे मर गई? ये कैसे हो गया ये कैसे हो गया व्योमकेश दा? हाबुल की दशा देखकर हम दोनों को भी बड़ी दया आई। व्योमकेश ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, अपने आप को संभालो हाबुल, संकट में हिम्मत नहीं हारते। अच्छा ये बताओ कि क्या रेखा को कोई बीमारी थी, कोई दिल की बीमारी? मैं नहीं जानता, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ था। उसकी उम्र क्या थी? 16 साल। वो मुझसे 2 साल छोटी है। क्या उसे हाल ही में बेरी या कोई दूसरी बीमारी हुई थी? नहीं तो। अच्छा चलो, मैं तुम्हारे घर चलता हूँ। जब तक मैं खुद ना देख लूँ कि क्या हुआ है तब तक मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। तुम अपने पिता को तार देकर तुरंत आने को कहो। लेकिन रुको, उससे पहले अभी ज़रूरी है कि हमें एक डॉक्टर मिले। डॉक्टर रुद्रा तो तुम्हारे बगल में ही रहते हैं ना? तो चलो आओ अजीत। जल्दी ही हम देव कुमार बाबू के घर पहुंच गए। घर सामने से तिकोना था, जैसे दोनों तरफ बने घरों ने इस घर को दोनों ओर से घेर कर तिकोनिया कर दिया हो। नीचे एक कमरा और रसोई दिखाई दी, उसके साथ स्टोर और पीछे बाथरूम था। घर के दरवाजे पर पहुंचते हुए हमें दिखाई दिया कि एक महिला खड़ी चीख रही थी। उसके स्वर में परेशानी और व्याकुलता तो थी, लेकिन शोक का जरा भी आभास नहीं था। स्पष्ट था कि वो अपनी युवा पुत्री के मरने के शोक से चिल्ला रही थी। दरवाजे पर एक बूढ़ा नौकर हैरान परेशान सा खड़ा था। व्योमकेश ने उससे कहा, तुम यहाँ काम करते हो ना? जाओ जरा सामने के घर से डॉक्टर बाबू को तो बुला लाओ। जी सर, जाता हूँ। वो चला गया और हम लोग हाबुल के साथ अंदर दाखिल हुए। जो महिला चिल्ला रही थी वो सीढ़ियों के नीचे खड़ी अपने आप से ही कुछ बड़बड़ाई जा रही थी। हमारे कदमों की आवाज़ से उसने चौंक कर हमें बड़ी ही अजीब नज़रों से देखा कि हाबुल के साथ 2 अजनबी आ रहे हैं। वो जल्दी से आंचल ढककर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गई। चढ़ते समय उसके चेहरे की झलक से मैंने महसूस किया कि उसे हमारा आना अच्छा नहीं लगा। ये मेरी माँ है, हाबुल ने बताया। ओह अच्छा, रसोई किधर है? हाबुल ने छोटे से चौक की तरफ इशारा कर दिया। उसकी बगल में छोटे छोटे कमरे थे। सबसे बड़ा कमरा रसोई घर था। बाहर नल लगा था जिसकी टपकती बूंदों से वो जगह चिकनी हो गई थी। हमने अपने जूते उतारे और अंदर चले गए। कमरे में रोशनी कम थी, कोई खिड़की भी नहीं थी। हाबुल ने आगे बढ़कर रसोई की लाइट का स्विच दबाया, जिससे एक मटमैला प्रकाश फैल गया और हमें साफ दिखाई देने लगा। दरवाजे के सामने वाली दीवार से सटे 2 कोयले के चूल्हे एक ऊंचाई पर बने हुए थे, जिनमें कोयला भरा था, लेकिन उनमें से जला हुआ एक भी नहीं था। एक चूल्हे के सामने एक लड़की आगे को झुकी खड़ी थी, जैसे पूजा कर रही हो। उसका सिर आगे की तरफ झुका हुआ था, एक हाथ नीचे लटका झूल रहा था, लेकिन पीछे से देखने में नहीं लगता था कि उसके देह में जान नहीं है। व्योमकेश ने झुककर उसके हाथ की कलाई पकड़कर नब्ज देखी। उसके चेहरे को देखकर मैं जान गया कि उसे नब्ज नहीं मिली थी। उसके हाथ को देखकर व्योमकेश ने उसके मुंह को उठाने की कोशिश की। वो थोड़ा सा ही ऊपर उठ सका, क्योंकि अब तक सारे शरीर में ऐंठन आ चुकी थी। देखने में लड़की आकर्षक थी।
रंग गोरा, तिकोने चेहरे पर मछली जैसे होंठ। उम्र के लिहाज से उसका शरीर भरा भरा सा था। लंबे बालों को शायद उसने यूं ही छोड़ रखा था जो पीछे झूल रहे थे। वो छपी सूती साड़ी पहने थी। दोनों हाथों में सोने की 3-3 चूड़ियाँ, कान में टॉप्स और गले में हल्का सा सोने का हार। व्योमकेश ने नज़दीक से एक बार फिर उसका मुआयना किया। वो सीधा होकर 3 कदम पीछे गया। वहाँ से उसने एक बार फिर देखा। पूरा मुआयना करने के बाद वो दोबारा उसके पास गया और इस बार लड़की के मुड़े हुए दाएं हाथ को देखा। उसने हथेली देखनी चाही तो देखा कि वो कोयले से काली हो गई थी। साफ था कि लड़की ने ही चूल्हे में कोयला भरा था। उसने देखा कि अंगूठे से पहली उंगली हथेली से सटी हुई है। दोनों को अलग करने में एक छोटा तिनका निकलकर नीचे गिर गया। ये जली हुई माचिस की एक तीली थी। तीली को नज़दीक से देखने के बाद व्योमकेश ने फेंक दिया। फिर उसने लड़की के बाएं हाथ को देखा। हथेली बंद थी। उसकी उंगलियों को हटाकर मुट्ठी खोली तो माचिस की डिब्बी नीचे गिर गई। व्योमकेश ने डिब्बी को खोलकर ध्यान से देखा। उसमें कुछ तीलियां बची हुई थीं। फिर वो सोचते हुए धीरे से बोला, वही तो, जो मैंने सोचा था वही बात निकली। मृत्यु तभी हुई जब उसने चूल्हा सुलगाने के लिए माचिस जलाई। व्योमकेश ने अब उसे छोड़कर रसोई में चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसने लड़की के पीछे से दरवाजे तक फर्श पर बने पैरों के निशानों को देखा और बोला, नहीं, मौत के समय रसोई में और कोई नहीं था। बाद में एक औरत ने प्रवेश किया और फिर हाबुल अंदर आया। तभी रसोई के बाहर कुछ आहट सुनाई दी। शायद डॉक्टर साहब आए हैं। हाबुल, उनको अंदर ले आओ। हाबुल के जाने के बाद मैंने पूछा, कुछ मिला व्योम? नहीं, कुछ खास तो नहीं, बस इतना ज़रूर पता लगा कि मौत से पहले तक लड़की को ज़रा भी आभास नहीं था कि उसकी मौत होने वाली है। हाबुल डॉक्टर रुद्रा को लेकर आ गया। वो मध्यम आयु के कलकत्ता के जाने माने फिजिशियन थे, लेकिन अपने रूखे स्वभाव और गुस्से के कारण बदनाम भी थे। उनका पारा हमेशा 7वें आसमान पर रहता था। यहाँ तक कि मरने वाले मरीज के सामने भी उनका बर्ताव इतना बेहुदा और कर्कश होता था कि कोई और डॉक्टर होता तो उसको दुकान छोड़कर भाग जाना पड़ता। लेकिन जहाँ तक योग्यता का सवाल था, वो अपने हुनर में इतने माहिर थे कि उनके ऐसे कड़वे स्वभाव के बावजूद लोग हमेशा उन्हीं के पास जाते थे और यही उनकी सफलता का राज था। उनकी प्रैक्टिस काफ़ी तगड़ी थी। उनकी शक्ल उनका परिचय देने के लिए काफ़ी थी। काले यानी कोयले जैसे काले, घोड़े जैसे मुंह पर चमकती छोटी छोटी लाल आंखें जिसके ऊपर पड़तीं, वो दहशत में आ जाता था। हाबुल ने चुपचाप अपनी बहन की तरफ इशारा कर दिया। डॉक्टर रुद्रा ने अपनी आदत के अनुसार रूखे स्वर में कहा, क्या है, मर गई क्या? ये तो आप देखिए और बताइए, व्योमकेश ने कहा। आप कौन हैं? मैं परिवार का मित्र हूँ। ओह, और ये लड़की कौन है? देव कुमार बाबू की बेटी? हाबुल ने हाँ में सिर हिला दिया। डॉक्टर के चेहरे पर एक उत्सुकता सी तैर गई। क्या इसी का नाम रेखा है? जी हाँ। क्या हुआ इसे? पता नहीं, बस अचानक। डॉक्टर रुद्रा ने झुककर लड़की की नब्ज देखी, फिर आंखों की पुतलियां देखी और फिर बोले, इसकी मौत 2 घंटे पहले हो चुकी है। शरीर अकड़ गया है। ये वाक्य उन्होंने इस तरह से कहा जैसे इसे सुनकर मौजूद लोगों में खुशी की लहर फैलने वाली हो। क्या ये संभव है डॉक्टर कि मौत के कारण का पता लग सके? व्योमकेश ने सवाल किया। ये तो लाश के पोस्टमार्टम पर ही पता लगेगा। मैं जा रहा हूँ। और हाँ, मेरी फीस के 32 रुपये मेरे घर भेज दें और पुलिस को सूचित करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मौत नेचुरल नहीं है। इतना कहकर डॉक्टर रुद्रा घर से बाहर निकल गए। रसोई से बाहर आते हुए व्योमकेश ने कहा, हाँ, पुलिस को सूचित करना तो ज़रूरी है, वरना बाद में परेशानी पैदा हो सकती है। मैं लोकल पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर वीरेन बाबू को जानता हूँ। मैं उन्हें सूचना दे देता हूँ। उसने एक कागज़ पर कुछ लाइनें लिखकर नौकर को दिया और कहा कि ये चिट्ठी लोकल पुलिस स्टेशन में पहुँचा दे। फिर वो बोला, बॉडी से अब और कोई छेड़छाड़ ना हो। पुलिस आकर खुद ही सब कुछ देख लेगी। हमें एक बार रेखा के कमरे को देखना होगा हाबुल। जी चलिए। पहली मंजिल पर 3 कमरे थे, जिनमें से आखिरी कमरा रेखा का था और पहले 2 कमरे शायद देव कुमार बाबू और उनकी पत्नी के बेडरूम थे। रेखा का कमरा छोटा सा था लेकिन साफ सुथरा था। एक तरफ पलंग, दूसरी तरफ खिड़की के पास डेस्क, जिसके पास 2 बुक शेल्फ थे जिनमें बांग्ला पुस्तकें भरी हुई थीं। एक कोने में शीशा लगा हुआ था जिसके नीचे ब्रश, रिबन, हेयर क्लिप वगैरह टंगे हुए थे। कहने का मतलब ये कि कमरे में आकर ऐसा लगता था
कि ये एक होशियार, समझदार, पढ़ी लिखी लड़की का कमरा है। व्योमकेश ने एक आध चीज़ों को उठाकर देखा, हेयर पिन और रिबनों को उठाया। फिर उसके बाद खिड़की के पास जाकर देखा। वहाँ से डॉक्टर रुद्रा का घर दिखाई देता था। दोनों की छतें पास पास थीं। उसके बाद वो डेस्क के पास आया। दराज खोलकर उसने अंदर झांका। कुछ नोटबुक्स, लेटर पैड, सेंट की बोतल और कुछ सफ़ेद गोलियां रखी थीं। ये तो एस्प्रिन है। क्या रेखा एस्प्रिन लेती थी? जी हाँ, कभी कभी, जब कभी उसे सिर दर्द होता था। व्योमकेश ने ड्रॉअर बंद कर दी और तेज़ कदमों से चहलकदमी करने लगा। एकाएक वो पलंग के पास रुक गया। उसने ध्यान से देखा। रजाई पैरों की तरफ सिकुड़ी पड़ी थी। चादर पर सिलवटें थीं और तकिए पर सिर के निशान मौजूद थे। यानी रात में रेखा अपने बिस्तर पर सोई थी। व्योमकेश ने तकिए को उठाकर देखा तो उसके नीचे एक हरे रंग का कागज़ तह किया हुआ रखा दिखाई दिया। ये लेटर पैड का कागज़ था। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद व्योमकेश ने उसे खोल लिया और पढ़ने लगा। मैं भी उसके पीछे खड़ा होकर देख रहा था। ये लिखावट किसी औरत की थी और पत्र इस प्रकार था। नॉन टू द, हमारा विवाह अब नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे पिता ने 10,000 रुपये दहेज के रूप में मांगे हैं और मैं जानती हूँ कि मेरे पिता इतनी बड़ी रकम नहीं दे पाएंगे। शायद तुम जानते होगे कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से विवाह नहीं कर पाऊंगी, लेकिन इस घर में अब जीना भी कठिन हो गया है। क्या तुम मेरे लिए जहर ला सकते हो? मैं जानती हूँ कि तुम्हारी फार्मेसी में कई तरह के जहर होते हैं। मुझे कोई जहर ला दो। अगर नहीं लाओगे तो जीवन को समाप्त करने का मैं कोई दूसरा साधन ढूंढूंगी। तुम जानते ही हो मैं अपना वायदा निभाती हूँ। हमेशा तुम्हारी, रेखा। पत्र को पढ़ने के बाद व्योमकेश ने उसे हाबुल को दे दिया। वो उसे पढ़ते पढ़ते रोने लगा। आंसुओं की धार उसके चेहरे पर बहने लगी। वो बोला, मुझे मालूम था एक दिन ये जरूर होगा। रेखा जरूर आत्महत्या कर लेगी। ये नॉन्टू कौन है हाबुल? नॉन्टू दा डॉक्टर रुद्रा का लड़का है। दोनों के रिश्ते की बातचीत चल रही थी। नॉन्टू दा अच्छे आदमी हैं, लेकिन उस जंगली आदमी ने 10,000 के दहेज की मांग पर पिताजी को नाराज कर दिया। व्योमकेश ने अपनी हथेलियों से एक बार अपना चेहरा साफ किया और बोला, लेकिन अच्छा छोड़ो, जाने दो। फिर वो हाबुल को बैठाकर उसे सांत्वना देने लगा। रूंधे गले से हाबुल ने कहा, व्योमकेश दा, मेरी एक ही बहन ही थी जिसे मैं अपना कह सकता था। माँ तो पहले ही गुजर गई। पिता के पास हमारे लिए समय ही नहीं है। इतना कहते कहते वो फूट फूट कर रोने लगा। थोड़ी देर व्योमकेश के प्रयासों से वो थोड़ा संभला। अच्छा चलो, अब उठो हाबुल, पुलिस आती ही होगी। उनके आने से पहले मैं तुम्हारी माँ से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हाबुल की नई माँ अपने कमरे में थी। जब हाबुल ने जाकर उनको ये बात बताई तो वो दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। उसका मुंह अब भी थोड़ा ढका हुआ था। इस बार मैंने उसको ठीक से देखा। उसकी उम्र करीब 27-28 साल रही होगी। दुबली और लंबा कद, रंग गोरा और नाक नक्श सामान्य। उसे सुंदर तो क्या, साधारण रूप से आकर्षक भी नहीं कहा जा सकता था। कठोर व्यवहार की छाया उसकी आंखों में जैसे बस गई थी। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो वो हरदम दूसरों में दोष ढूंढती रहती हो। उसकी अपनी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण शायद वो पति की पूर्व संतान से भी प्यार नहीं कर पाई और इसीलिए उसका हृदय प्यार की भावना से हमेशा मरुस्थल की तरह वंचित ही रह गया। मैंने एक और बात पर गौर किया। वो अपने निजी जीवन में साफ सफाई के प्रति थोड़ी ज़्यादा ही जागरूक थी और इसीलिए किसी को अपने निजी जीवन में या अपने कमरे में आने देना नहीं चाहती। जिस तरह वो आधे मुंह को आंचल से ढके दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई थी, वो इस बात का संकेत था कि उसे उसके कमरे में किसी का प्रवेश करना पसंद नहीं था। वो नहीं चाहती कि कोई उसके निजी जीवन में खलल पहुंचाए। इसीलिए हमने उसके कमरे में जाने की कोई कोशिश नहीं की। व्योमकेश ने वहीं खड़े खड़े उससे सवाल किया, क्या आपने आज सुबह रेखा को देखा था? इस सीधे साधे प्रश्न के उत्तर में उस औरत ने बातों की झड़ी लगा दी। मैं समझ गया कि आदिकाल से मशहूर स्त्रियों के गुणों के साथ ये महिला वाचाल भी है। यानी अगर बोलने का मौका मिल जाए तो रुकने का नामो निशान भी नहीं। व्योमकेश के प्रश्न से मौका पाकर उसने दुनिया भर की चर्चा करनी शुरू कर दी। आज सुबह जब मुझे पता चला कि आया नहीं आएगी तो मैंने रेखा से कहा कि वो रसोई घर को साफ करके चूल्हा जला दे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने सौतेले बच्चों से रोज़ाना काम कराती हूँ। मेरी तबीयत ठीक रहती है तो मैं कभी उनसे एक काम भी नहीं कराती। लेकिन आया के ना आने से
अकेले सारा काम करना तो संभव नहीं हो पाता ना, इसीलिए मैंने रेखा से बस चूल्हा जलाने को कहा था और खुद अपना कमरा साफ करके नहाने चली गई। उसके बाद मैं ऊपर गई। मुझे पता ही नहीं था कि रसोई घर में क्या हो रहा है। नहाने के बाद मैंने कपड़े बदले, बालों को सुखाया, 10 बार ठाकुर जी को प्रणाम किया। फिर जब मैं सीढ़ियों से नीचे पहुंची तो देखा ये सर्वनाशी घटना घट चुकी थी। मैं तो अपने सौतेले बच्चों के जीवन में कभी कोई रोक टोक नहीं करती, लेकिन मेरी तो किस्मत ही ऐसी है कि हर बार मुझे ही समस्याओं से जूझना पड़ता है। इस बार भी जो हुआ है उसका सारा दोष मेरे ही सिर पर मढ़ दिया जाएगा। खास तौर पर जब घर के मालिक लौटेंगे तब तो जो हंगामा होगा, बस पूछो ही मत। एक तो वो पहले से ही मेरे खिलाफ रहते हैं और अब तो वो यही चाहेंगे कि मैं तो मर जाऊं, इस दुनिया से चली जाऊं। जैसे तैसे उस महिला की चपड़ चपड़ थोड़ी कम हुई और व्योमकेश ने फटाफट मौके को लपक लिया। क्या आपने आज सुबह रेखा को कोई कठोर शब्द कहे थे? ये सुनते ही वो बुरी तरह से भड़क गई। कठोर शब्द? कठोर शब्द मेरे मुंह से नहीं निकलते। मैं तो ऐसे माहौल में पली ही नहीं हूं। जब से मैंने इस घर में कदम रखा है मैं अपने सौतेले बच्चों के साथ रहती आई हूं। क्या कोई भी कह सकता है कि मैंने कभी किसी से बुरे शब्द कहे हों? लेकिन आज सुबह जब मैंने रेखा को चूल्हा जलाने को कहा तो वापस आकर वो मेरे कमरे में घुस आई, ये कहते हुए कि उसे माचिस नहीं मिल रही है, और उसने मेरी शेल्फ से माचिस ले ली। मैं उस समय कमरे में पोंछा लगा रही थी। मैंने उससे कहा, तुम बिना नहाए धोए मेरे कमरे में घुस गई। इतनी बड़ी होकर तुम्हारे अंदर इतनी भी अकल नहीं है। अगर तुम्हें माचिस नहीं मिल रही थी तो दुकान से मंगा लेती। बस इतना भर मैंने कहा था, इससे अधिक एक शब्द भी नहीं बोली मैं। अगर ये अपराध है तो ठीक है, दे दीजिए मुझे फांसी। व्योमकेश ने शांत स्वर में कहा, देखिए, यहाँ सवाल आपके अपराध या आपके दोषी होने का नहीं है, लेकिन रेखा को आपके कमरे में माचिस के लिए क्यों आना पड़ा? क्या माचिसें आपके कमरे में रहती हैं? हाँ, मैं अंधेरे कमरे में सो नहीं पाती, इसलिए मैं कमरे में तेल का लैंप रखती हूँ। लैंप और माचिस शेल्फ पर रखे रहते हैं, सबको ये बात पता है, रेखा को भी पता थी। मैंने कमरे में झांक कर देखा। वाकई पलंग के सिरहाने की ओर दीवार से लगे शेल्फ पर एक छोटा सा लैंप रखा था। यही अवसर उसके कमरे में नजर दौड़ाने का भी था। पूरा कमरा इतना साफ और चकाचक था कि फर्नीचर भी जैसे जड़ गया हुआ लगता था। यहाँ तक कि दीवार पर लगी तस्वीर में माँ काली भी जीभ बाहर निकालकर इस भय से डरी हुई लग रही थीं कि कहीं उस कमरे की साफ सफाई में कोई बाधा ना पहुंच जाए। माथे पर बल डालते हुए व्योमकेश ने सवाल किया, तो वो आखिरी बार था जब आपने रेखा को देखा? उसके बाद आपने उसे जीवित नहीं देखा? जी नहीं। और महिला दूसरी बार अपनी चपड़ चपड़ शुरू करने ही जा रही थी कि नौकर ने नीचे से पुलिस इंस्पेक्टर के आने की सूचना दी। हम लोग नीचे उतर आए। व्योमकेश इंस्पेक्टर वीरेन बाबू से खूब परिचित था। दोनों एक दूसरे के महत्व को समझते थे। व्योमकेश के मन में उसके लिए काफ़ी सम्मान था, क्योंकि उसमें आम पुलिस अधिकारियों की तरह दिखावा और दूसरों को नीचा दिखाने की पुलिसिया प्रवृत्ति नहीं थी। कई केसों में मैंने देखा था कि व्योमकेश उससे सलाह लेकर काम करता था। आते ही उसने पूछा, क्या हुआ व्योमकेश बाबू, क्या कोई गंभीर बात है? आप खुद ही देखें और फिर निर्णय करें, व्योमकेश ने कहा। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजना, देव कुमार बाबू को तार करना और बाकी मामलों को निपटाने में हमें 2 बज गए। उसके बाद घर जाकर हमने खाना खाया। थोड़ी ही देर में सर्दियों की शाम ने घिरना शुरू कर दिया। व्योमकेश गंभीर मुद्रा में बैठा था। मेरा मन भी अशांत था। कहाँ तो हम किसी उत्साहवर्धक केस की बाट जोह रहे थे और कहाँ इस दुख भरे मामले में फंसकर रह गए। मुझे बराबर हाबुल का चेहरा ध्यान में आ रहा था। मेरा मन दुखी हो गया था। धीरे धीरे रात होने लगी। व्योमकेश खिड़की के पास बाहर ताकते हुए बैठा रहा। आखिरकार मैंने ही पूछा, क्या लगता है व्योमकेश, क्या ये आत्महत्या का ही मामला है? उसके पत्र को देखने से तो ऐसा ही लगता है। चलो, तुम्हारी बात मान लेते हैं अजीत, लेकिन तुम्हारे विचार से आत्महत्या के तरीके के बारे में तुम क्या कहोगे? वो तो उसने जहर ही खाया होगा, उसके पत्र में भी तो यही लिखा था। लेकिन जब तक वो जहर उसके पास आ नहीं जाता तो वो उसका प्रयोग कैसे कर सकती थी अजीत? उसने अपने पत्र में जहर की मांग जरूर की थी, लेकिन वो पत्र अपनी मंजिल तक पहुंचा ही कहाँ? वो तो उसके तकिए के नीचे ही दबा रह गया। तो फिर जहर उसके पास कहाँ से आता भला? मैंने कुछ सोचते हुए कहा, पत्र में उसने लिखा था ना कि अगर उसे जहर नहीं मिला तो वो किसी दूसरे तरीके को इस्तेमाल करेगी। तो तुम्हें क्या लगता है कि पत्र को भेजने से पहले ही
वो दूसरे तरीके को इस्तेमाल करने के बारे में सोचेगी। इस बात पर मैं चुप हो गया। कुछ पल बाद व्योमकेश ने कहा, एक बात और बता दूं तुम्हें, कोई चूल्हा जलाते समय आत्महत्या नहीं करता। रेखा की मौत अचानक हुई है, बिल्कुल बिजली की चमक की तरह। इससे पहले उसे उसका आभास तक नहीं था। दुर्घटना इतनी तेजी से हुई कि उसके शरीर में कोई हरकत तक नहीं हो पाई। जैसे खड़ी थी वैसे ही खड़ी रह गई। यहाँ तक कि जली हुई माचिस की तीली भी जलकर वहीं रह गई। लेकिन ऐसे किसी की मौत कैसे हो सकती है व्योमकेश? यही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जितनी जानकारी मुझे जहरों के बारे में है, उनमें से सिर्फ हाइड्रोसायनिक एसिड ही ऐसा लगता है जिसकी मार इतनी घातक होती है। लेकिन उसने अपने वाक्य को अधूरा ही छोड़ दिया। कहीं ऐसा तो नहीं व्योमकेश कि मौत अचानक दिल का दौरा पड़ने से हुई हो? हो सकता है। यही एक संभावना मुझे अब उभरती दिखाई दे रही है। रेखा अक्सर सिरदर्द के लिए एस्प्रिन लेती थी। हो सकता है उसका दिल कमज़ोर रहा हो, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। बात कुछ जम नहीं रही है। हालांकि तर्क और सारे संकेत और सारे सबूत हार्टफेल की ही तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये थ्योरी कुछ जम नहीं रही। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मौत सामान्य नहीं है। इसमें कहीं कुछ असाधारण सा है, भयंकर रूप से गलत। लेकिन खैर, अभी अटकलें लगाने से कोई फायदा नहीं। देखते हैं कल डॉक्टर की रिपोर्ट में क्या आता है। कमरे में अंधेरा हो गया था। व्योमकेश ने लाइट जला दी। उसी समय दरवाजे पर हल्की खटखटाहट हुई। 2 पल बाद एक अनजाने युवक ने धीरे से प्रवेश किया। वो एक स्वस्थ, गठीला, आकर्षक नौजवान था, लेकिन चेहरे पर दुख के लक्षण साफ दिखाई दे रहे थे। उसने रबर सोल के जूते पहने थे, इसीलिए सीढ़ियों पर हमें उसके कदमों की आहट नहीं सुनाई दी थी। वो थोड़ा संकोच से बोला, जी मेरा नाम मनमथनाथ रुद्रा है। ओह, तो तुम ही हो नॉनटूदा। आओ अंदर आ जाओ। क्या आप मुझे जानते हैं? हाल ही में तुम्हारा नाम सुनने का मौका मिला था। तुम रेखा की मौत के बारे में जानना चाहते हो ना? जी हाँ। उसकी मौत कैसे हुई व्योमकेश बाबू? ये अभी तक पता नहीं चला है। क्या आपको ऐसा शक है कि उसने आत्महत्या की है? नहीं, ऐसी कोई संभावना नहीं है। तो फिर क्या? मैं अभी इस बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता। मनमथ थोड़ी देर हाथों में मुंह छिपाए बैठा रहा, फिर हिचकिचाते हुए बोला, शायद आपने सुना हो, रेखा और मेरा। हाँ, मुझे मालूम है। अब तक वो अपने आप को कंट्रोल में किए हुए था, लेकिन अब अचानक फूट पड़ा और रूंधे गले से बोला, मैंने हमेशा से ही रेखा को प्यार किया है, तब से जब वो 6 साल की होगी और मैं उसके यहाँ खेलने जाया करता था। बाद में जब विवाह का प्रस्ताव आया तो मेरे पिता ने सब कुछ इतना मुश्किल कर दिया कि सारी बातचीत ही खत्म हो गई। मैंने सोच लिया था कि अपने पिता की मर्जी के विरुद्ध शादी कर लूँगा। इस बात पर पिताजी से मेरा झगड़ा फसाद भी हुआ। उन्होंने कह दिया कि वो मुझे घर से निकाल देंगे। फिर भी ये झगड़ा कब हुआ था? जी, कल दोपहर में। मैंने उनसे कहा कि मैं रेखा को छोड़कर किसी और से शादी नहीं करूँगा, लेकिन किसे मालूम था कि ये हो जाएगा। लेकिन ये हुआ कैसे व्योमकेश बाबू? उसके जीवन को लेकर किसी को भला क्या हासिल होने वाला था? और किसी की तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारे पिता को तो काफी फायदा होने वाला था। मनमथ चौंक कर खड़ा हो गया। मेरे पिता? अरे नहीं, क्या कह रहे हैं आप? पिताजी ऐसा भला? उसकी आंखों में एक दहशत सी तैर गई। अपनी बात अधूरी छोड़कर उसने चारों तरफ खाली नजरों से देखा और फिर धीरे धीरे कमरे से चुपचाप बाहर निकल गया। दूसरे दिन सुबह हम डॉक्टर की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे। जब कोई खबर नहीं मिली तो व्योमकेश ने पुलिस थाने में फ़ोन किया। पता लगा कि रिपोर्ट अभी तक उनके पास भी नहीं आई थी। शाम को करीब 4:30 बजे देव कुमार बाबू दिल्ली से पहुंचे। वे हाबुल का तार पाते ही चल दिए थे और दोपहर में कलकत्ता पहुंचे थे। उनकी उम्र कोई 40 के करीब थी, लेकिन परेशानियों ने उम्र को बढ़ा दिया था। दोहरे होते शरीर पर उड़े बालों से चांद झलक रही थी। आंखों पर भारी चश्मा। बात बात में भूल जाने की आदत से लगता था कि वो भौतिक जगत से ज्यादा ख्याली दुनिया में खोए रहते थे। उनका बंद गले का कोट, गोल मुंह पर गोल चश्मा कलकत्ता के छात्र वर्ग में खूब प्रचलित था। पड़ोसी होने के नाते मैंने भी उनको देखा था, लेकिन इस विभत्स घटना ने तो उनके चेहरे का जैसे रंग ही उड़ा दिया था। आंखों के नीचे काले स्याह गड्ढे पड़ गए थे।
आते ही उन्होंने मुझसे पूछा, आप व्योमकेश हैं? उत्तर में मैंने व्योमकेश की तरफ संकेत कर दिया। ओह, मैं दिल्ली से कल सुबह 10 बजे चला था और दोपहर 2:30 बजे कलकत्ता पहुंचा हूँ। करीब 30 घंटे से ट्रेन में बैठे बैठे। खैर, इस बात को छोड़िए। मैंने आपके बारे में हाबुल से सुना है। आपने इस विपदा के समय में मेरी गैर मौजूदगी में मेरे परिवार की जो सहायता की, उसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। अरे वो सब छोड़िए, वो तो हमारा फ़र्ज़ था, व्योमकेश ने कहा। नहीं नहीं, आप इतने बिजी रहते हैं, उसके बाद भी आपने इतना समय निकाला और इतना कष्ट उठाया। लेकिन वैसे उसे हुआ क्या था? क्या आप कुछ बता पाएंगे? घर में कोई भी ज़्यादा कुछ बता नहीं पा रहा है। व्योमकेश ने शुरू से आखिर तक सारी बातें उनको बताईं। सुनते हुए देवकुमार बाबू ने अपनी जेब से सिगार निकाला, उसे होठों पर लगाया, फिर बिना सुलगाए ही मेज़ पर रख दिया। वो व्योमकेश के विवरण सुनने में इतने तल्लीन हो गए थे कि उन्हें पता नहीं था कि उनके हाथ क्या कर रहे हैं। एक बार उन्होंने चश्मा उतारा और कुछ देर तक बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखते रहे, फिर चश्मा लगाकर आंखें बंद कर लीं। व्योमकेश के चुप होने पर उन्होंने कहा, वो डॉक्टर रुद्रा मेरे घर में? क्या वो मेरे घर में घुसा था? वो नीच कमीना जंगली राक्षस, पैसे का भूखा। वो पैसे के लिए क्या नहीं कर सकता? पूरा पिशाच है वो। कहते कहते क्रोध में आकर उन्होंने अपनी बेंत को कसकर पकड़ लिया। उनके चेहरे का रंग गुस्से से लाल हो गया था, लेकिन कुछ देर में उन्होंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया और फिर हमें देखते हुए थोड़ा झेंप गए। अच्छा, मैं अब चलता हूँ व्योमकेश बाबू। मैं एक बार फिर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और फिर वो उठकर दरवाजे की तरफ चल दिए। वहाँ पहुँचकर वो एक बार रुके और पीछे मुड़कर बोले, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं आपको इस केस की जांच पड़ताल का जिम्मा दे देता, लेकिन मेरी आर्थिक हालत ठीक नहीं है। मैं उतना खर्च नहीं कर पाऊँगा। और फिर वैसे भी पुलिस तो अपना काम कर ही रही है, तो उसे करने दीजिए। वैसे भी जांच के लिए अब बचा भी क्या है? कितनी भी जांच हो जाए, मेरी बेटी तो वापस आ नहीं सकती। और फिर बिना किसी अभिवादन के वो सीढ़ियों से नीचे उतर गए। थोड़ी देर बाद व्योमकेश ने एक गहरी सांस ली और बोला, चलो, एक संदेह तो दूर हो गया। पहले मुझे लग रहा था कि देवकुमार बाबू अपनी पहली पत्नी की संतान से प्यार नहीं करते, लेकिन अब ये तो साबित हो गया कि वो रेखा से बहुत प्यार करते थे। देवकुमार बाबू अपना सिगार मेज पर ही भूल गए थे। व्योमकेश ने उसे देखकर कहा, आश्चर्य है, कैसे भुलक्कड़ जीव हैं ये। शाम को वीरेन बाबू डॉक्टर की रिपोर्ट लेकर आए। उन्होंने बताया, रिपोर्ट में कुछ नहीं है। बार बार टेस्ट करने के बाद भी मौत के कारण का पता नहीं लग पाया। मैंने रिपोर्ट को पढ़ा। डॉक्टर ने लिखा था कि शरीर पर कोई जख्म या और कोई निशान नहीं पाया गया। खून में जहर का कोई अंश नहीं है। दिल मजबूत और साधारण था, इसलिए हार्ट फेल मृत्यु का कारण नहीं था। ऐसा लगता था कि मौत शायद नर्वस ब्रेकडाउन से हुई, लेकिन अचानक नर्वस ब्रेकडाउन कैसे हुआ, इसका कारण डॉक्टर को समझ नहीं आया था। उसने ऐसा विचित्र केस पहले कभी नहीं देखा था जिसमें मौत बिना किसी निशानी के हुई हो। व्योमकेश उस रिपोर्ट को हाथ में पकड़े सोचता रहा। उसके माथे पर शिकने पड़ती जा रही थीं। वीरेन बाबू ने कहा, यह केस तो अब निश्चित रूप से कॉरोनर्स कोर्ट में जाएगा, जहां फैसला होगा अज्ञात कारण से मौत। उसके बाद पुलिस को आज़ादी होती है कि वो चाहे तो जांच को जारी रखें और ना चाहें तो ख़त्म कर दें। आपको क्या लगता है व्योमकेश बाबू, ऐसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद क्या जांच से कुछ हासिल होगा? ये तो मैं नहीं जानता इंस्पेक्टर कि जांच में कुछ निकलेगा या नहीं, लेकिन जांच जारी रहनी चाहिए। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या आपको किसी पर शक है? किसी एक पर शक नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इसमें कहीं कुछ तो गलत हुआ है। जी हाँ, सही कहा आपने, मुझे भी ऐसा ही लगता है। वैसे देवकुमार बाबू की पत्नी के बारे में आपका क्या ख्याल है? व्योमकेश थोड़ी देर शांत रहा, फिर बोला, देखिए, जिस तिस पर शक करने से कोई लाभ नहीं होगा। इस रहस्य को सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें मौत के कारण को ढूंढना होगा। जब तक उसका पता नहीं चल जाता, तब तक किसी पर भी शक करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। हाँ, इतना ज़रूर याद रखने की बात है कि जिस समय रेखा की मौत हुई, उस समय वहाँ उसकी माँ और भाई, ये 2 ही लोग घर में मौजूद थे। लेकिन इस कारण से मुख्य समस्या को हमें नहीं भूलना चाहिए। लेकिन जब डॉक्टर ही नहीं बता पाया, तो हम कैसे बता पाएंगे? वीरेन बाबू ने पूछा। डॉक्टर ने तो सिर्फ लाश ही देखी है।
हमने और भी बहुत कुछ देखा है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं कि हम वो ढूंढ लें जो डॉक्टर नहीं ढूंढ पाया है। चलिए ठीक है, जो आप कहते हैं वही सही। तो मेरे ख्याल से हम लोग मिलकर काम करते हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी तो आपस में सलाह मशविरा करते रहेंगे। और आप तो देव कुमार बाबू की तरफ से शुरू से ही काम कर ही रहे हैं और अंत तक करेंगे भी। व्योमकेश ने मुस्कुराकर कहा, अरे नहीं भाई, अभी थोड़ी देर पहले ही देव कुमार बाबू यहाँ थे। उन्होंने मुझे ड्यूटी करने से स्वतंत्र कर दिया है। क्या वाकई? जी हाँ, वो फीस दिए बिना मेरा काम नहीं चाहते और फीस देने के लिए उनके पास उतने पैसे नहीं हैं। क्या बात कर रहे हैं व्योमकेश बाबू, उनके पास पैसे नहीं हैं? उनकी तो अच्छी खासी नौकरी है और सुना है काफ़ी मोटी तनख्वाह लेते हैं वो। मुझे लगता है उनकी आर्थिक स्थिति का चिट्ठा खोलना होगा, लेकिन उसका और आपको काम पर ना लगाने का रिश्ता क्या हो सकता है भला? क्या वो किसी को बचाना चाहते हैं? इंस्पेक्टर की ये बात सुनकर मेरी हंसी फूट पड़ी। देव कुमार बाबू किसी को बचाने के लिए व्योमकेश की सेवाएं लेने से ही इनकार कर देंगे। ये विचार ही हंसने के लायक है इंस्पेक्टर बाबू। इंस्पेक्टर को मेरा हंसना थोड़ा अखर गया। अब इसमें इतना हंसने की क्या बात है अजीत? मैंने गंभीरता से उत्तर दिया। क्या आपने देव कुमार बाबू को देखा है? नहीं। अगर देखा होता तो समझ जाते कि मैं क्यों हंस रहा हूँ। वीरेन बाबू जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने व्योमकेश से कहा, मैं इस केस की छानबीन तब तक करता रहूँगा जब तक इसकी जड़ों तक नहीं पहुँच जाता। मैं भी देखता हूँ ये कितना गहरा है, लेकिन आपको मैं छोड़ूंगा नहीं। देव कुमार बाबू ने भले ही छोड़ दिया हो, लेकिन मैं तो जब भी मुझे ज़रूरत होगी सहायता के लिए आपके पास ज़रूर पहुँच जाऊँगा। हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं भी अपनी तरफ से पूरी सहायता करूँगा। हाबुल के कारण मेरा भी इस केस में इंटरेस्ट है, व्योमकेश ने कहा। ठीक है व्योमकेश बाबू, लेकिन क्या आप जांच के लिए कोई एक दो क्लू मुझे सुझा सकते हैं? मैं किस दिशा में शुरुआत करूं? व्योमकेश ने कुछ देर सोचकर कहा, क्यों ना शुरुआत डॉक्टर रुद्रा से की जाए? ठीक है, आप कहते हैं तो ऐसा ही करूँगा। फिर इंस्पेक्टर चला गया। 5-6 दिन ऐसे ही बीत गए। व्योमकेश फिर से पहले जैसी मुद्रा में लौट आया। सुबह अखबार पढ़ता और खाली आंखों से खिड़की से बाहर निहारता रहता। शाम को भी मेज़ पर पैर टिकाकर खिड़की के बाहर का नज़ारा देखता रहता। इस बीच वीरेन बाबू का भी आना नहीं हुआ, इसलिए हमें यह भी पता नहीं था कि केस में कितनी प्रगति हुई थी। बस एक ही मेहमान था हमारा, हाबुल। 2-3 रोज़ में वो आकर बैठ जाता और सूनी सूनी उदास आंखों से सबको देखता रहता। व्योमकेश ने उसका हौसला बढ़ाने के लिए बहुत कुछ कहा, लेकिन उसकी आंखों के सूनेपन में कोई अंतर नहीं आया। हम उससे पूछते भी कि घर में क्या हो रहा है, लेकिन वो उसका भी कोई उत्तर नहीं देता। बस पत्थर की तरह बैठा हमें देखता रहता। शायद गम के सैलाब ने उसके दिमाग को जड़ बना दिया था। वो हमें एक एक करके देखता और फिर चुपचाप दरवाज़ा खोलकर सीढ़ियाँ उतर जाता। अपने घर के बारे में जो थोड़ा बहुत इशारों में वो बता पाया, उससे लगा कि उसकी सौतेली माँ का व्यवहार और भी कर्कश हो गया है। आखिरकार एक दिन वो आया और गहरी सांस लेकर बोला, पिताजी आज रात पटना जा रहे हैं, शायद उनका लेक्चर है। मैंने अनुमान लगाया कि देव कुमार बाबू इस शोक के माहौल से डरकर पटना भाग रहे हैं। उनके जैसे भुलक्कड़ वैज्ञानिक का जीवन वाकई काफ़ी दयनीय हो गया था। उस दिन हाबुल के जाने के बाद वीरेन बाबू आए। उनके चेहरे से स्पष्ट था कि वो केस में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए हैं। व्योमकेश ने उनका भरपूर स्वागत किया। चाय का समय था और चाय भी आ गई। हाँ तो बताइए इंस्पेक्टर, कैसा चल रहा है? कोई भी प्रगति नहीं है व्योमकेश बाबू, किसी भी तरफ। अभी तक कुछ नहीं मिल पाया है। सबूत की तो बात ही छोड़िए, शक की गुंजाइश भी नहीं बन पा रही है। हालांकि ये विश्वास अब मुझे ज़रूर हो गया है कि ये रहस्य कहीं बहुत ही गहराई में छुपा है। कदम कदम पर जितना मैं फेल हो रहा हूँ, उतना ही मेरा ये यकीन गहराता जा रहा है। मैं डॉक्टर के पास भी गया था। वैसे तो अपनी रिपोर्ट के बाद वो कुछ कहने को तैयार ही नहीं था, लेकिन मेरे ख्याल से उसके पास एक थ्योरी है। उसका अनुमान है कि मौत किसी अज्ञात जहर की गैस सूंघने से हार्ट फेल के कारण हो सकती है। उन्होंने ये बात स्पष्ट रूप से तो नहीं कही, लेकिन उनको शायद ऐसा लगता है। व्योमकेश ने सवाल किया, क्या आपने उनको ये बताया था कि मौत चूल्हा सुलगाने के समय हुई है? हाँ, बताया था। चलिए ठीक है। और आपने डॉक्टर रुद्रा के बारे में पता किया कुछ? जी हाँ, जहाँ तक मुझे पता चला है
वो आदमी बहुत ही कमीना और पैसे के लिए खून चूसने वाला राक्षस है। अफवाह तो ये भी है कि उसने अपने आविष्कार का प्रयोग करने के चक्कर में टेटनस के कई रोगियों का सफाया तक कर दिया है, लेकिन उस केस में उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। ये सही है कि देव कुमार बाबू की लड़की और उसके लड़के की बातचीत चल रही थी। डॉक्टर ने दहेज के 10,000 रुपये की मांग रख दी, जिसको देव कुमार बाबू ने पैसा ना होने के कारण ठुकरा दिया था। लेकिन डॉक्टर रुद्रा का लड़का एक होनहार युवक है। उसने अपने पिता का विरोध किया और इसको लेकर पिता से उसका झगड़ा भी हुआ। इसी बीच ये दुर्घटना हो गई। उसके बाद से मुझे पता लगा है कि लड़के ने घर छोड़ दिया है। उसको लगता है कि रेखा की मौत के लिए उसके पिता अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हैं। बाकी सारी बातें हम जानते थे। मनमथ के घर छोड़ देने की खबर हमारे लिए नई थी। व्योमकेश ने पूछा, आपने कहा था कि देव कुमार बाबू की आर्थिक स्थिति के बारे में पता लगाएंगे, उस बारे में कुछ पता चला? जी हाँ, मैंने पता किया था। उनकी आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं है। कोई उधार वगैरह तो नहीं है, लेकिन 10 से 12,000 एक बार में शादी में लगाना उनके लिए संभव नहीं है। वो रुपए पैसे के मामले में ज़्यादा परवाह नहीं करते। प्रैक्टिकल भी थोड़े कम हैं। हालांकि कॉलेज से 800 रुपये का अच्छा खासा वेतन मिलता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उनके वेतन का एक बड़ा हिस्सा बीमा कंपनी का प्रीमियम चुकाने में खर्च हो जाता है। उन्होंने जीवन बीमा कराया है, वो भी इतनी देर से कि महीने का प्रीमियम भी एक बड़ी रकम हो जाती है। उसको चुकाने के बाद वेतन में ज़्यादा कुछ बच ही नहीं पाता। व्योमकेश ने सवाल किया, कितने की पॉलिसी कराई है उन्होंने? 50,000 रुपये की। 50,000 रुपये की? और क्या ये पॉलिसी उन्हीं के नाम पर है? जी नहीं, उनके अकेले के नाम नहीं, संयुक्त रूप से पति पत्नी के नाम है। ये बीमा उन्होंने पिछले साल ही कराया है। उनकी दूसरी शादी है। अगर उन्हें अचानक कुछ हो जाए तो बेचारी विधवा बेसहारा ना हो जाए। मेरे ख्याल से इसीलिए उन्होंने ये जॉइंट बीमा कराया है। बच्चों को इसमें से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। अच्छा, और कुछ? और क्या, मैंने हाबुल पर भी नज़र रखने के लिए एक आदमी को लगा दिया है। शायद उससे ही कोई नई बात पता चल जाए। वो लड़का तो जैसे पागल सा हो गया है। उसने कॉलेज जाना छोड़ दिया है। दिन भर सड़कों पर इधर उधर घूमता रहता है। कभी चुपचाप पार्क में जाकर बैठ जाता है और करीब करीब रोज़ाना आपके यहाँ एक चक्कर ज़रूर लगाता है। मैंने देखा कि अचानक व्योमकेश आलस्य को छोड़कर फुर्तीला सा हो गया है। इतने दिनों बाद उसकी आंखों में चमक देखकर मुझे लगा कि उसे ज़रूर कोई नया आभास हुआ है। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। मुझे लगा कि वो कुछ बोलेगा, लेकिन उसने बस इतना ही कहा, हाबुल को तो छोड़ ही दीजिए आप इंस्पेक्टर, और अभी यहाँ से क्या आप पुलिस थाने जा रहे हैं? ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको फ़ोन करूँगा। नमस्कार। वीरेन बाबू को व्योमकेश का ये व्यवहार थोड़ा अटपटा ज़रूर लगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और चले गए। उनके जाने के बाद व्योमकेश तेज़ कदमों से कमरे में घूमने लगा। उसकी आंखों में वो पुरानी चमक फिर से कौंध रही थी। उसने कुर्सी से अपना शॉल उठाया और फिर बोला, चलो ज़रा घूम कर आते हैं, यहाँ मेरा दम घुट रहा है। यूं बिना किसी उद्देश्य के उसका ऐसे घर से बाहर निकल जाना मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। ये तो उसके रूटीन में शामिल था। कोई काम ना होने पर चुपचाप कोने में बैठे रहना भी उसकी विशेषताओं में से एक था। इसीलिए उसे अचानक यूं एक्शन में आया देख मुझे थोड़ी खुशी हुई। लेकिन जैसे जैसे हम चलने लगे मेरी ये खुशी डूबने लगी। उसकी चाल बहुत ही तेज़ थी। वो इतना तेज़ चल रहा था कि रास्ते में लोगों से टकराने लगा। मैंने उसे थोड़ा धीरे चलने को कहा, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। कभी वो किसी बूढ़े आदमी के पांव पर चढ़ जाता तो कभी किसी कॉलेज जाती लड़की से टकराते टकराते बचता। पता नहीं कौन सी धुन में वो बस चले जा रहा था, जैसे कोई चक्रवात हो। मैंने कभी उसका ये पागलपन नहीं देखा था। इतना तो मैं समझ रहा था कि उसे ज़रूर कोई ऐसा क्लू मिला है जिसको पकड़ने के लिए वो इस तरह से कर रहा है। लेकिन सड़क पर चलने वालों को भला ये बात कैसे समझाई जाए? पूरे रास्ते भर लोगों की गालियां और कटाक्ष झेलते हुए हम कॉलेज स्क्वायर पहुंच गए। वहां का पूरा वातावरण कॉलेज के छात्र छात्राओं से अटा पड़ा था। उनकी हंसी, ऊंची आवाज़ों में बातें, नोक झोंक। एक बड़े से चौक के बीचों बीच एक तालाब था, जिसके दोनों तरफ से बहुत सारे लोग आ जा रहे थे। हम लोग एक तरफ के रेले में मिल गए। यहाँ टकराने की गुंजाइश थोड़ी कम थी। व्योमकेश को अब भी होश नहीं था कि वो कहाँ पर है। उसका शॉल बार बार उसके कंधों से खिसका जा रहा था, लेकिन उसे उसकी भी परवाह नहीं थी। मैं ये सोचने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वीरेन बाबू और व्योमकेश की बातचीत में ऐसी क्या बात हुई थी
जिसने व्योमकेश के दिमाग को पहले गियर में शिफ्ट कर दिया था और वो पंजाब मेल की तरह से यूं भागने लग गया था। लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। करीब आधा घंटा चलने के बाद वो फिर से अपनी चेतन अवस्था में लौट आया। मेरी तरफ देखकर उसने कहा, देव कुमार बाबू आज शाम को पटना जाने वाले हैं ना? हाँ। तो वो नहीं जा सकते। उन्हें अपनी बात को अधूरा छोड़कर वो आगे भीड़ देखकर और तेजी से चलने लगा। मैंने देखा कि कोने की एक बेंच के पास लोगों की भीड़ जमा है। वो जोर जोर से बोल रहे थे। जो लोग कुछ दूरी पर खड़े थे वो गर्दन झुकाकर उसी तरफ देखकर जानना चाह रहे थे कि वहाँ क्या हुआ है। उनके चेहरों से दिख रहा था कि वहाँ कोई असाधारण घटना घटी है। वहाँ पहुंचकर व्योमकेश भीड़ में घुस गया। उसने पूछा, क्या मामला है भाई? एक युवक ने उत्तर दिया, मुझे ठीक से तो पता नहीं, मेरे ख्याल से कोई बेंच पर बैठे बैठे मर गया है। व्योमकेश ने भीड़ में घुसकर रास्ता बनाया। मैं भी उसके पीछे था। बेंच के पास पहुंचने के बाद हमने देखा कि एक युवक सिर नीचे किए हुए बैठा है, जैसे सो गया हो। उसका सिर उसके सीने पर लटका था और पैर आगे की तरफ थे। उसके होठों के बीच एक सिगरेट चिपटी हुई थी, पर उसे जलाया नहीं गया था। उसके बाएं हाथ की मुट्ठी में माचिस थी। एक मेडिकल छात्र ने उसकी नब्ज टटोलने की कोशिश की और फिर बोला, इसकी मौत हो चुकी है। तब तक शाम का झुटपुटा हो आया था और भीड़ में साफ कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। व्योमकेश ने मृत युवक की ठोड़ी उठाकर उसका चेहरा देखना चाहा और वो चेहरा देखते ही हम दोनों को जैसे करंट सा लग गया। वो हाबुल था। जल्दी ही पुलिस वहां आ गई। हमने देव कुमार बाबू का पता दे दिया और वहां से चल दिए। रास्ते में सड़कों पर लाइटें जल चुकी थीं। तेज कदमों से लौटते वक्त व्योमकेश दहशत से भरी आवाज में धीरे से बोला, किस्मत ने कितना भयंकर बदला लिया। कैसा विभत्स मजाक है। घर पहुंचकर व्योमकेश ने कमरे में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। थोड़ी देर में मैंने उसे किसी को फ़ोन करते सुना। करीब 1 घंटे बाद वो अपने कमरे से निकला और उसने पुत्तीराम से चाय लाने को कहा। 8:30 बजे वीरेन बाबू आए। व्योमकेश ने सवाल किया, आप वारंट लेकर आए हैं? जी हाँ, उन्होंने कहा। कुछ ही मिनटों में हम लोग देव कुमार बाबू के घर के सामने खड़े थे। घर में मरघट जैसी शांति थी। कहीं कोई रोशनी नहीं जल रही थी, सिर्फ नीचे के कमरे में ही रोशनी थी। व्योमकेश ने दरवाज़ा खटखटाया। कोई उत्तर ना मिलने पर उसने दरवाज़ा ठेला तो वो खुल गया। अंदर छोटे से कमरे में एक सोफे पर देव कुमार बाबू चुपचाप बैठे थे। हमारे अंदर आने पर उन्होंने लाल आंखों से हमें देखा और कुछ पल यूं ही देखते रहे। फिर उनके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान उभर आई। मेरी सारी मेहनत, सारी रिसर्च का फल, सब कुछ बेकार हो गया। मैंने समुद्र मंथन किया और मिला क्या मुझे? जहर की हांडी। वीरेन बाबू ने आगे बढ़कर कहा, देव कुमार बाबू, हमारे पास आपके नाम का वारंट है। अच्छा हुआ आप आ गए इंस्पेक्टर। मैं खुद पुलिस स्टेशन जाने के लिए सोच रहा था। लीजिए, मुझे हथकड़ी लगा दीजिए। वीरेन बाबू ने कहा, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कृपा करके पहले अपने खिलाफ चार्ज सुन लीजिए जो आप पर लगाए गए हैं। लेकिन देव कुमार बाबू फिर से अपनी उसी अचेतन अवस्था में चले गए। उन्होंने अपनी पॉकेट में हाथ डालकर कुछ ढूंढने की कोशिश करते करते फिर से बड़बड़ाना शुरू कर दिया। किस्मत, और नहीं तो क्या। हाबुल ही क्यों उस माचिस का इस्तेमाल करेगा? मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। मैं तो चाहता था कि रेखा की शानदार धूमधाम से शादी करूं, मेरी खुद की एक बड़ी सी लैब हो, हाबुल को पढ़ाई के लिए विदेश भेजूं। लेकिन फिर उन्होंने पॉकेट से सिगार निकालकर होठों पर लगा लिया। व्योमकेश ने अपनी जेब से माचिस निकालकर उनके सिगार को सुलगा दिया और बोला, आपको वो माचिस हमें देनी होगी देव कुमार बाबू। उन्होंने चौंक कर व्योमकेश को देखा और बोले, घबराइए नहीं व्योमकेश बाबू, मैं अपने आप को नहीं मारूंगा। मैंने अपने बेटी और बेटे को मार दिया। अब तो मैं चाहता हूँ कि मुझे अपराधी की तरह फांसी पर लटकाया जाए। तो प्लीज़ वो माचिस मुझे दे दीजिए, व्योमकेश ने कहा। देव कुमार बाबू ने अपनी जेब से माचिस निकालकर सामने मेज़ पर रख दी और बोले, ये रही वो माचिस। लेकिन ध्यान रहे, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। हर तीली में जहर लगा है। एक बार जलाई नहीं कि बस, उसके बाद आप बच नहीं सकते। व्योमकेश ने माचिस उठाकर वीरेन बाबू को दे दी और उन्होंने बड़ी ही सावधानी से उसे अपनी जेब में रख लिया। देव कुमार बाबू फिर से बड़बड़ाने लगे, क्या खूब आविष्कार है। एक बार जलाने पर सीधी मौत और किसी तरह का कोई सबूत नहीं। ये आविष्कार
आधुनिक युद्ध की परिभाषा को ही बदल डालता। ये सिर्फ जहर नहीं है, ये विनाश का सूत्र है। लेकिन सब कुछ डूब गया। वीरेन बाबू ने धीरे से कहा, उठिए देवकुमार बाबू, चलने का समय हो गया है। जी हाँ, चलिए। क्या आपकी पत्नी घर में मौजूद हैं? व्योमकेश ने सवाल किया। देवकुमार बाबू की आंखें गुस्से से भयानक हो गईं। वो जोर से पागलों की तरह चिल्लाए, पत्नी, पत्नी! मेरी फांसी के बाद उसे ही मेरे बीमे की पूरी रकम मिलेगी। यही तो किस्मत का खेल है। चलिए, चलते हैं। एक टैक्सी बुलाई गई और व्योमकेश ने उनको टैक्सी में ले जाकर बिठा दिया। उनके बराबर में वीरेन बाबू बैठे। जाने कहाँ से 2 सिपाही प्रकट होकर टैक्सी में बैठ गए। देवकुमार बाबू अंदर से ही चिल्लाए, व्योमकेश बाबू, आप चाहते ही थे ना मेरी रेखा की मौत के रहस्य को आप सुलझाएं। मैं आपका आभारी हूं। हम लोग फुटपाथ पर खड़े रह गए और टैक्सी चली गई। 2-1 दिन तक व्योम ने इस केस की चर्चा नहीं की। मैं उसके दिमाग की हालत को समझ सकता था, इसलिए मैंने भी इस बारे में उससे कोई बात नहीं की। तीसरे दिन शाम को वो खुद ही बोलने लगा। अंग्रेजी में एक कहावत है अजीत, बदले की भावना एक बार घर में आती है तो अड्डा जमा लेती है। देवकुमार बाबू के साथ भी यही हुआ। वो अपनी पत्नी की हत्या करना चाहते थे, लेकिन किस्मत देखो, 2 बार उन्होंने अपना निशाना बनाया और दोनों बार अपनी बेटी और बेटे को खो बैठे, जो उनको अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे थे। ये सिर्फ किस्मत का ही खेल था कि देवकुमार बाबू अनजाने में ही एक बहुत ही असाधारण आविष्कार करने में सफल हो गए थे, जिसकी उन्होंने खुद कल्पना तक नहीं की थी। लेकिन आर्थिक साधनों के अभाव में वो उसका उचित प्रयोग नहीं कर पाए। ऐसे आविष्कार का कॉपीराइट बुक करने के लिए भी आवेदन नहीं किया जा सकता था, क्योंकि कमर्शियल मार्केट में उसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन युद्ध चाहने वाले देशों जैसे जर्मनी, जापान या फ्रांस वगैरह को इस आविष्कार की अगर भनक भी पड़ जाती तो वो इस फॉर्मूले को लेकर अपनी लैब्स में उसके ऊपर रिसर्च करके तरह तरह के हथियार बनाने में जुट जाते, और आविष्कार करने वाले को कुछ हासिल नहीं होता, ना ही उसे कोई फायदा मिलता। इसीलिए देवकुमार बाबू ने इस आविष्कार की बात को अपने तक ही सीमित रखा था। इस जहर के विभिन्न प्रयोगों के लिए बड़े पैमाने पर रिसर्च किए जाने की ज़रूरत थी, और इसके लिए उनको बड़े पैसे की ज़रूरत थी, लेकिन कहीं से भी कोई मदद मिलने का कोई सवाल नहीं था। दूसरी तरफ घर में उनका जीवन दुश्वार होता जा रहा था। उनकी पत्नी ने अपनी हरकतों से उनकी हालत को बहुत ही दयनीय बना दिया था। वो बहुत ही तुनक मिजाज, रूखी और बात बात पर रोने पीटने वाली थी। देवकुमार बाबू खुद स्वभाव से शांत पुरुष थे। उनको अपने वैज्ञानिक शोध से बड़ा प्रेम था, और उससे भी ज्यादा प्रेम था अपने बच्चों से। उनकी दूसरी पत्नी ने भी यदि कोशिश की होती तो वो भी उनके प्रेम की भागीदार बन सकती थी, लेकिन उसका स्वभाव अलग तरह का ही था। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि देवकुमार बाबू उसके चेहरे तक से नफरत करने लगे थे। आमतौर पर कोई भी आदमी किसी की हत्या तब तक नहीं करना चाहेगा जब तक कि उसके बर्दाश्त का पैमाना भर नहीं जाता। देवकुमार बाबू का पैमाना भी भर चुका था, और यही वो समय था जब वो घातक जहर किस्मत से उनके हाथ लग गया। उन्होंने अपने मन में सोचा कि यही मौका है कि वो अपनी पत्नी से हमेशा के लिए निजात पालें। उन्होंने अंदर ही अंदर अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने बीमा कंपनी का वो विज्ञापन देखा जिसमें कहा गया था कि पति पत्नी संयुक्त रूप से जीवन बीमा करा सकते हैं, और अगर दोनों में से कोई एक उस दौरान मर जाता है तो पूरी रकम दूसरे को मिल जाएगी। इसको पढ़कर उनके मन से सारे तरह के शक दूर हो गए। ऐसा बढ़िया मौका उनको फिर कहाँ मिलता। वो दोनों का संयुक्त बीमा कराने के बाद अपने ही आविष्कार से पत्नी से हमेशा के लिए छुट्टी पा लेंगे। एक तीर से 2 निशाने, पैसा भी मिल जाएगा और लड़ाकी बीवी से छुट्टी भी मिल जाएगी, और किसी को कोई शक भी नहीं होगा। देवकुमार बाबू ने पहला काम किया बीमा करवाने का। फिर मौके की तलाश में समय गुजारने लगे। जल्दबाजी करने से बीमा कंपनी को संदेह हो सकता था। इसी तरह करते करते 1 साल बीत गया। आखिर में उन्होंने क्रिसमस की छुट्टियों में अपने काम को अंजाम देने का फैसला किया। जिस जहर का उन्होंने आविष्कार किया था उसमें कुछ इस तरह के तत्व थे कि जब तक उनको छेड़ा नहीं जाता वो सामान्य अवस्था में रहते, लेकिन जैसे ही उनका संपर्क आग से होता तो उसके विस्फोटक तत्वों से जहरीली गैस निकलती, जिसे सिर्फ सूंघ लेने पर ही तुरंत मौत हो जाना निश्चित था। देवकुमार बाबू ने अपनी योजना को अंजाम देने के लिए एक बहुत ही कमाल की तरकीब सोची। ऐसी तरकीब
सिर्फ एक वैज्ञानिक के दिमाग में ही पैदा हो सकती थी। उन्होंने माचिस की कुछ तीलियों के मसाले पर उस जहर का लेप कर दिया। अब जो भी व्यक्ति उस तीली को माचिस पर रगड़ता तो उस गैस को सूंघते ही वो तुरंत मर जाता। उन तीलियों को बना लेने के बाद देव कुमार बाबू ने दिल्ली में होने वाली साइंस कॉन्फ्रेंस में जाने की तैयारी शुरू कर दी। धीरे धीरे उनके जाने का दिन भी आ गया। जाने से पहले उन्होंने रेखा के कमरे में रखी माचिस की तीलियों में उस जहर की एक तीली को रख दिया और फिर वो चले गए। उनको पता था कि उनकी पत्नी रोज लैंप जलाने के लिए माचिस जलाती है। उस माचिस का इस्तेमाल कहीं और नहीं होता। आज नहीं तो कल माचिस जलाने में वो तीली उसके हाथ लगनी तय थी और उस समय देव कुमार बाबू बहुत दूर दिल्ली में होते। कोई शक भी नहीं कर पाता कि वो काम उनका हो सकता था। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रेखा चूल्हा जलाने गई, वहां उसे माचिस नहीं मिली। वो माँ के कमरे से माचिस लेकर गई और जब उसने माचिस जलाई तो उसके हाथ में वही जहरीली वाली तीली आ गई। देव कुमार बाबू ने दिल्ली से लौटकर जब वो डरावनी घटना देखी तो उनके दिल में पत्नी के लिए नफरत की आग और भी तेज हो गई। वो बुरी तरह से गम में डूब गए। चूंकि उनकी बेटी मर चुकी थी, इसलिए अब उनकी पत्नी को मरना ही था। कुछ दिन और बीत गए। उन्होंने फिर से एक जहरीली तीली को माचिस में रखा और पटना जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन विपदा ने उनके जाने से पहले ही अपना तांडव दिखा दिया। हाबुल को सिगरेट पीने की आदत थी। शायद उसकी माचिस खाली हो गई थी, इसलिए उसने अपनी माँ की माचिस में से कुछ तीलियां निकालकर अपनी माचिस में रखीं और घूमने निकल गया। और उसके बाद तो तुम जानते ही हो। देव कुमार बाबू ने विज्ञान के महासमुद्र में मंथन करके बड़े ही कोशिशों से जो रत्न पाया था, उनको लगा कि वो उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन उनको ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि असल में उनकी ये उपलब्धि इतनी जहरीली और घातक साबित होगी। उस जहर की चिंगारी उन सबको स्वाहा कर देगी जो उनको जीवन में सबसे प्यारे थे। इतना कहकर व्योमकेश ने एक गहरी सांस ली और चुप हो गया। मैंने सवाल किया, अच्छा ये तो बताओ, तुम्हें ये शक कब हुआ कि देव कुमार बाबू ही अपराधी हैं? जिस समय मुझे ये पता लगा कि उन्होंने 50,000 रुपये की बीमा पॉलिसी ली है। लेकिन हाँ, एक बहुत ही छोटा सा क्लू मुझे दूसरी जगह भी मिला था। जब रेखा के पोस्टमार्टम से कोई भी तथ्य नहीं मिला था तो मेरे सामने एक ही संभावना रह गई थी, और वो ये थी कि जिस जहर से रेखा की मौत हुई है उसकी जानकारी अभी तक वैज्ञानिक जगत को नहीं हो पाई है। यानी ये कोई नया आविष्कार है। तुम्हें याद है देव कुमार बाबू का वो दिल्ली वाला भाषण जो तुमने मुझे पढ़कर सुनाया था? और उस समय हमने उसका कितना मजाक बनाया था। हमें क्या पता था कि वो एक कर्मठ वैज्ञानिक की विलक्षण खोज का संकेत है, क्योंकि उनके भाषण में आविष्कार से संबंधित कुछ संकेतों का जिक्र भी शामिल था। अब सवाल ये था कि वो आविष्कार किसने किया होगा। हमारे सामने दो ही वैज्ञानिक थे, एक डॉक्टर रुद्रा और दूसरे देव कुमार बाबू। अब डॉक्टर रुद्रा क्योंकि डॉक्टर थे, इसलिए शक उनके ऊपर जाता था, क्योंकि उनके लिए किसी जहर तक पहुंचना काफ़ी आसान था। और दूसरी बात ये थी कि अगर आविष्कार देव कुमार बाबू ने किया हो तो वे अपनी ही बेटी को जहर क्यों देंगे भला। इसीलिए मेरा शक बार बार डॉक्टर रुद्रा पर जा रहा था। वो एक नीच व्यक्ति थे, लेकिन क्या वो केवल इसलिए रेखा की हत्या कर सकते थे क्योंकि उसके लिए उनका बेटा उनसे दूर जा रहा था? और अगर ये बात मान भी लें कि वो ऐसा करना चाहते थे, तो वो रेखा तक पहुंच कैसे सकते थे? वो किसी के घर में जहर कैसे ले जा सकते थे? रेखा और मनमथ आपस में मिला करते थे, छत पर एक दूसरे के लिए चिट्ठियां फेंका करते थे, लेकिन इसकी जानकारी डॉक्टर रुद्रा को कहाँ थी? इसीलिए मेरे दिमाग के किसी कोने में यही धारणा बन रही थी कि हत्या किसी जहरीली गैस से हुई है। जरा सोचकर देखो, रेखा के हाथ की उंगली में जली हुई तीली थी और दूसरी मुट्ठी में माचिस की डिबिया। इसका सीधा सा मतलब था कि मौत उसके माचिस जलाते ही हुई है। होने के लिए ये घटना सिर्फ एक इत्तेफाक भी हो सकती थी, या फिर ज्यादा संभावना इस बात की थी कि माचिस के घिसे जाने और उसके बाद होने वाली मौत में कोई ना कोई लिंक जरूर हो। देव कुमार बाबू ने भी काफ़ी सावधानी बरती थी। उन्होंने माचिस की डिबिया में सिर्फ एक ही जहरीली तीली रखी थी, जिससे अगर बाकी तीलियों की जांच की भी जाए तो कोई सबूत ना मिल पाए। मैं जो माचिस लाया था
उसमें मैंने बाकी तीलियों की जांच की तो कुछ नहीं मिला। हाबुल के केस में भी माचिस की डिबिया में सिर्फ एक जहर की तीली थी। लेकिन किस्मत की क्रूरता को देखो, पहली ही तीली को उन्होंने उठाया और वही जहर वाली निकली। तुम तो लेखक हो ना अजीत, तुम्हें इसमें सीखने का कोई पाठ नहीं दिखाई देता? जिस दिन इंसान ने दूसरों के संहार के लिए जिन शस्त्रों का आविष्कार किया, उसी दिन उसने उन्हीं शस्त्रों के द्वारा खुद के विनाश की इबारत भी लिख ली। पूरी दुनिया में जिस तरह से चोरी छिपे भयानक हथियार बनाए जा रहे हैं, वो एक दिन पूरी मानव जाति का ही नाश कर देंगे, उस राक्षस की तरह जो ब्रह्मा की कल्पना से ही पैदा हो गया था, जैसे फ्रैंकेनस्टाइन जो अपने ही जन्म देने वाले को खा गया। क्या तुम ऐसा नहीं सोचते अजीत? रात के अंधेरे में मैं व्योमकेश को ठीक से देख तो नहीं पाया, लेकिन ये ज़रूर महसूस कर पाया कि उसके विचार वास्तव में आने वाले कल के लिए सच्ची भविष्यवाणी है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय ज़रूर शेयर करें और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्दी ही एक और कहानी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।